CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 7 की ध्वनि पाठ्यपुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, पृष्ठ 2, इकाई 1, पृष्ठ 3, भारतीय लोकतंत्र में समानता, शिक्षकों के लिए। किताब का यह खंड भारत के विशेष संदर्भ के साथ लोकतंत्र में समानता की अहम भूमिका से विद्यार्थियों का परिचय कराता है। भारत का संविधान समस्त नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त करता है। इसके बावजूद लोगों का रोजमर्रा का जीवन समानता से कोसों दूर है। नागरिक शास्त्र की पहले की पाठ्यपुस्तकें समानता की चर्चाओं में संविधान के प्रावधानों को दोहरा भर देती थीं, पर लोगों के जीवन की वास्तविक स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती थीं। ये इकाई एक अलग ढंग से समानता की चर्चा को प्रस्तुत करती है। विभिन्न समुदायों द्वारा आज भी कई प्रकार से असमानता का जो व्यवहार किया जाता है और भोगा जाता है, उनके माध्यम से समानता की जरूरत को इसमें उभारा जाएगा। पहला अध्याय विद्यार्थियों को कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति से मिलवाता है, जिन्होंने अलग अलग तरह से असमानता का अनुभव किया। इनके अनुभवों के जरिए हम मानवीय गरिमा की अवधारणा का परिचय दे रहे हैं। असमानताओं को दूर करने के लिए जरूरी कानून और नीतियां बनाने में सरकार की भूमिका की चर्चा हम ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि मौजूदा असमानताओं को मिटाने की प्रतिबद्धता सरकार के काम का एक बड़ा हिस्सा है। इस अध्याय में हम संक्षिप्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में असमानता के मुद्दे को भी देखते हैं और ये स्पष्ट कर रहे हैं कि असमानता एक विश्वव्यापी मुद्दा है और कई लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलता है। इस इकाई का दूसरा अध्याय इस पुस्तक का 9वां पाठ है। पुस्तक में समानता को लेकर जगह जगह उठाए गए प्रमुख विचारों को इस अंतिम अध्याय में एक साथ बांधा गया है। इस अध्याय का एक बड़ा अंश समानता की लड़ाई में विभिन्न लोगों के योगदान की चर्चा करता है। इसमें उदाहरण स्वरूप एक सामाजिक आंदोलन पर विशेष ध्यान दिया गया है और साथ ही उन रचनात्मक तरीकों को भी उभारा गया है, जैसे लेखन, गीत, कविताएं, जिनके माध्यम से लोग समानता की मांग व्यक्त करते हैं। इन दोनों ही अध्यायों का उद्देश्य विद्यार्थियों को यह समझने में मदद करना है कि समानता और लोकतंत्र की अवधारणाएं गतिमान हैं, स्थिर नहीं। इनकी गतिमयता इस बात से ही दिखाई देती है कि सरकार को समानता के लिए नए नए कानून और कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं और विभिन्न आर्थिक व सामाजिक मुद्दों पर लोगों के आंदोलन चलते रहते हैं। कांता, ओम प्रकाश, अंसारी दंपत्ति तथा तवा मत्स्य संघ, इन सभी के अनुभवों जैसे ही विभिन्न स्थानीय अनुभव हर जगह मौजूद होंगे। इस इकाई में निहित अवधारणाओं को विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रासंगिक, व्यावहारिक और उपयुक्त बनाने के लिए स्थानीय स्थितियों का हवाला दिया जाना चाहिए। कक्षा में समानता के मुद्दे पर चर्चा होना शिक्षक से ऐसी संवेदना और दृढ़ प्रतिबद्धता की मांग करता है जिससे प्रत्येक विद्यार्थी की गरिमा अक्षुण्ण बनी रह सके। अध्याय 1, समानता, पृष्ठ 4 से पृष्ठ 15 तक। तो आइए अब सुनते हैं अध्याय 1, समानता, पृष्ठ संख्या 4। इस अध्याय के आरंभ में कुछ तस्वीरें दी हुई हैं। पहली, छोटेलाल किसान। दूसरी, मंजीत कौर शिक्षिका। तीसरी, तेजा सिंह व्यापारी। चौथी, गिरीश राव छात्र।
5वीं, कांता देवी, घरेलू कामगार। 6ठी, सुजाता कुमारी, घरेलू कामगार। 7वीं, अब्दुल रहमान, कारीगर। 8वीं, शबनम बानो, गृहिणी। 9वीं, ग्रेसी लेलेंग, परामर्शदाता। 10वीं, आइजैक लेलेंग, सरकारी अधिकारी। 11वीं, रुखसाना मिर्जा, मीडियाकर्मी। 12वीं, योगराज, बेरोजगार। 13वीं, अशोक जैन, उद्योगपति। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में जाना था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। ये क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान हैं या नहीं। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही है। यह चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। कांता कहती है, कितनी अच्छी बात है सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। सुजाता कहती है, हां बिल्कुल। तो सुजाता कहती है, चल कांता, अब तेरी बारी आई। मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। पृष्ठ संख्या 5। कुछ देर बाद गाड़ी में जाते हुए मालिक और मालकिन कांता से कहते हैं, बाद में आना कांता। जी नमस्ते साहब। कांता सुजाता से कहती है, गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। घर पर कांता अपनी बच्ची को कहती है, ले ये दवा पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और जब मैं शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है। काम पर जाते हुए कांता रास्ते में सोचती हुई जाती है, गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा। इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं। पृष्ठ संख्या 6। कांता काम करने पहुंचती है। चित्र में घर की मैडम चाय बना रही हैं, पति को दे रही हैं, और दूसरी ओर पति अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्की ले रहे हैं। मैडम कांता से कहती हैं, कोनों को अच्छे से साफ करना। कांता पोछा लगा रही है। उसके बाद मैडम कहती हैं, कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी। कांता कहती है, जी मैडम, नहीं बनाऊंगी। उस शाम को कांता अपनी बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। बच्ची गोदी में है। बच्ची से कहती है, बस जरा सी देर और बेटी। कांता सोच रही है, जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। शीर्षक, मताधिकार की समानता। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसी एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म
कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हों या अमीर, इसे, जैसा कि आप पिछली कहानियों में सुन चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और ये सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि ये घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वो अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। वो क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? आओ उसके जीवन की दिनचर्या जाने। वो एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वो अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी ये लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वो सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है? इस कहानी के आधार पर उसके ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए। पृष्ठ संख्या 7, अन्य प्रकार की असमानताएं। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम आगे बताई जा रही 2 कहानियों में समझ सकेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती हैं। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते। परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। पहला विज्ञापन, कुर्मी क्षत्रिय, 26 वर्ष, 5 फुट 4 इंच, बीएससी माइक्रोबायो, एमएससी बायोटेक, बीएड, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राइवेट कॉलेज हेतु सजातीय वर चाहिए। ब्राह्मण जिजोदिया, बुंदेलखंडी ब्राह्मण, ध्रुव कौशल गोत्र, 30 वर्ष, 5 फुट, गौरवर्ण, एमए, 3 विषयों में एवं अन्य डिप्लोमा कोर्स कन्या हेतु वर चाहिए। सर्व ब्राह्मण मान्य।
अगला विज्ञापन। तोमर राजपूत, 30 वर्ष, 5 फुट 9 इंच, मैकेनिकल इंजीनियर, सुजलान, पुणे हेतु सेवारत, उच्च तकनीकी अर्हता प्राप्त राजपूत कन्या चाहिए। विज्ञापन 3, 23 वर्ष, 5 फुट 3 इंच, स्लिम, गोरी, बीई कंप्यूटर साइंस, छत्तीसगढ़ी अग्रवाल कन्या के लिए स्वजातीय मैचिंग वर चाहिए। इन वैवाहिक विज्ञापनों में जाति की सूचना देने वाले अंशों को पढ़कर उन पर गोला बनाइए। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें। दलितों के बारे में आप पहले भी कहानियां सुन चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 में पैदा होकर 2003 में इस संसार से चले गए। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वो भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर दी जाती थी। जब वो कक्षा 4 में थे, प्रधान अध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। पृष्ठ संख्या 8। धूल से चेहरा और सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की, दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थीं। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूं, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी, और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वो कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब
मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगे कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकते, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों ही ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे, यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थीं। जूठन, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। यह चित्र बना हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जूठन का मुखपृष्ठ है, जिसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को प्रस्तुत किया है। आपके विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया? अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 पंक्तियां लिखिए कि उस स्थिति में आप कैसा अनुभव करते। आपके विचार से अंसारी दंपत्ति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था? यदि आप अंसारी दंपत्ति की जगह होते और आपको रहने के लिए इस कारण जगह न मिलती क्योंकि कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते, तो आप क्या करते? पृष्ठ 9, शीर्षक मानवीय गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं, उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया, तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया, तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। यहां कुछ चित्र दिए हुए हैं। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है।
वो मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर किस प्रकार देते? क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो? आपको उस समय कैसा महसूस हुआ था? शीर्षक, भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। पृष्ठ संख्या 10। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान और उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। पृष्ठ 10 पर संसद का चित्र दिया हुआ है, जहां कुछ लोग हाथ ऊपर करे खड़े हैं और तिरंगा लहरा रहा है। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम करने की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। यहां एक चित्र है, उस पर लिखा है जीरो हंगर, सतत विकास लक्ष्य 2, भूखमरी समाप्त करना। www.in.undp.org। पृष्ठ 11। भारत में ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में
उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए, दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों से बहुत अलग हैं जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। यहां पृष्ठ 11 पर एक चित्र है जिसमें मध्याह्न भोजन बच्चों को दिया गया है, वो खा रहे हैं और एक स्त्री भोजन का वितरण कर रही है। उत्तराखंड की एक शासकीय शाला में बच्चों को उनका मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? आपके विचार से यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना बढ़ा सकता है? अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए। इस योजना में क्या किया जाता है? ये किसके लाभ के लिए बनाई गई है? पृष्ठ 12। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थिति में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। आप आगे इस बारे में और अधिक सुनेंगे। शीर्षक अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है
कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए, बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। यहां बाबा साहब B.R. अंबेडकर का चित्र दिया हुआ है और नीचे लिखा है, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वो अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। B.R. अंबेडकर। पृष्ठ 13। रोजा पार्क्स 1913 से 2005 तक एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थीं। दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इंकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए हैं। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। पृष्ठ 13 पर एक चित्र है जिसमें रोजा पार्क बैठी हुई हैं और एक गोरा अमरीकी भी बैठा हुआ है। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत, जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमरीकी इतिहास की दिशा बदल दी। पृष्ठ 14। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। पहला, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। 2,
कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर क दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या ख पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को एक अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वो संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। यहां आप जानेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को सुनते हुए आप विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। पृष्ठ 15। अभ्यास। पहला, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और दो ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। 3, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपत्ति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था। 4, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं। आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है। 5, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त हैं और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए जिससे वहां विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो। यहां 2 चित्र दिए हुए हैं। पहला, सुगम्य भारत अभियान इंडिया सीज एबिलिटी इन यू http:/disabilityaffairs.gov.in। दूसरा, एक बच्चे को व्हील चेयर पर उठाकर लाया जा रहा है। इन चित्रों को देखिए और उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में उपर्युक्त कानून लागू किया जा रहा है? वो भवन में आसानी से आ जा सके उसके लिए क्या करना आवश्यक है? उसे उठाकर सीढ़ियों से उतारा जाना उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? यह एक बॉक्स है। शब्द संकलन। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यह लोकतंत्रीय समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। गरिमा। इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। संविधान। यह वो दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है।
नागरिक अधिकार आंदोलन। एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। इसी के साथ 9 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 1 यहां समाप्त हुआ।